बच्चों अक्सर कर मेरे पास बच्चों के फ़ोन आते रहते हैं। बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सी प्रणाली से सीखना चाहिए हिंदी शॉर्ट हैंड। तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि जो भी आपको अच्छी प्रणाली या जिसके पास आप नज़दीकी जो टीचर अवेलेबल हो सके, जिस भी प्रणाली में आप उससे शॉर्ट हैंड अवश्य सीखें। लेकिन अक्सर देखा मैंने कि एक प्रणाली में जो भी बच्चा सीखता है उसके बाद उसमें विस्तृत साहित्य नहीं होने के कारण बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो स्पीड नहीं बढ़ा पाते हैं। स्पीड नहीं बढ़ पाने के कारण बच्चा बड़ा हताश हो जाता है और वो मुझे बार बार फ़ोन करते हैं कि सर स्पीड कैसे बढ़ाएं, स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो उनको स्पीड बढ़ाने के लिए भी मैं सुझाव देता रहता हूँ। आज मैं आपको मेरे द्वारा जो 11 पुस्तकें प्रकाशित की गई है हिंदी शॉर्ट हैंड के ऊपर, उसके बारे में मैं बताऊंगा। पहली किताब मेरी ये परिष्कृत हिंदी आशुलिपि। परिष्कृत मतलब मॉडिफाइड। बहुत से बच्चे पूछते हैं साहब ये परिष्कृत क्या होता है। परिष्कृत मतलब अभी जो भी प्रणालियाँ चल रही है उन सब प्रणालियों में क्या विशेष था और मैंने इसमें क्या विशेष देने की कोशिश करी, वो सारा का सारा आपको इन बुक्स में मिलेगा। पूरा मैंने ध्यान अंग्रेजी आशुलिपि के बेस पे इसको बनाने की कोशिश करी है। अंग्रेजी में तो बहुत ही एक से एक बढ़िया साहित्य मिलता है हिंदी शॉर्ट हैंड के ऊपर, लेकिन हिंदी शॉर्ट हैंड के अंदर बहुत विस्तृत साहित्य का अभाव है। तो उसी को मैंने बनाने की कोशिश करी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छा उत्कृष्ट साहित्य मिले। इस पुस्तक में मैंने शुरू में काट के बताया गया है। हर प्रणाली में ऐसी कोई प्रणाली नहीं जिसमें शुरू से काट के बनाया गया। जैसे क ख ख जैसे हमको लिखना काट के लिखना पड़ता है अन्य प्रणालियों में, मेरे इसमें आपको शुरू में काटने के, आप भले ही ख को शुरू में काटें, बीच में काटें या अंत में काटें, ख ख ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। फिर भी मैंने इस किताब के अंदर जिस तरीके से कोशिश करी है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिले, वो इसमें मैंने कोशिश करी है। इसके साथ ही मैंने इसमें जो डिक्टेशन पैसेज है उन डिक्टेशन पैसेज को भी इस तरीके से दिया है कि जो जिस चैप्टर से संबंधित शब्द आ रहे हैं उसी चैप्टर से संबंधित उसको डिक्टेशन भी मिले। इस पुस्तक से मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि आप 120-130 की स्पीड आराम से निकाल पाएंगे। बच्चा स्वयं भी बगैर किसी टीचर की मदद के इसकी सहायता से हिंदी शॉर्ट हैंड सीख सकता है और गति बना सकता है। सिर्फ आप उसमें सीखते वक्त नियमित रहें और जो मैंने इसमें गाइड करा है उसकी पालना करें। ये किताब बच्चों के हाथ में जाने के बाद जो उन लोगों ने मुझे कमेंट्स करे, उसके बाद मुझसे महसूस हुआ कि बच्चों को मेरी इस किताब को समझने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको आत्मसात किया है। पुस्तक बहुत ही बेमिसाल है बच्चों को सीखने के लिए। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि इसी साहित्य के आधार पर, इस मेरी पुस्तक के आधार पर मैंने जो और 10 किताबें लिखी हैं उसमें जितना एडवांस साहित्य बनाया है, इसी को ध्यान रखते हुए मैंने एडवांस साहित्य डेवलप करा है। पुस्तक का उपयोग करें आप और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड बढ़ाएं। बहुत से बच्चे लोग, बहुत सी इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो इसको बल्क में मंगा के अपने सारे बच्चों को शॉर्ट हैंड सिखा रहे हैं। धीरे धीरे ये किताब के बारे में लोगों को पता चलेगा और किताब का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो अपनी गति बढ़ा पाएंगे। ये मेरी परिष्कृत हिंदी आशुलिपि पार्ट फर्स्ट है जो परिष्कृत सीखने वाली पुस्तक है। इसके बाद मेरी ये पुस्तक हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन पुस्तिका, ये छोटी पुस्तिका है। इस पुस्तक में 30 शब्द प्रति मिनट गति से लगाकर 150 शब्द प्रति मिनट गति तक के डिक्टेशन दिए हैं। इसके साथ ही उसमें जो डिक्टेशन में फ्रेजेस आ रहे हैं, कठिन फ्रेजेस आ रहे हैं, उसकी आउटलाइन भी लास्ट में दी हुई है। हर पैसेज की आउटलाइन आपको इसमें मिल जाएगी और साथ ही इसके अंदर लेटर राइटिंग भी दी हुई है। लेटर की ड्राफ्टिंग किस तरीके से होती है, सिंपल लेटर किस तरीके से लिखे जाते हैं, बिजनेस लेटर किस तरीके से लिखे जाते हैं, वो सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। किताब बहुत ही उपयोगी किताब है। छोटी गति के डिक्टेशन से बड़ी गति तक के डिक्टेशन इस किताब के माध्यम से आप लिख सकते हैं। इस किताब का उपयोग कर आप उच्च गति प्राप्त कर सकते हैं, इतना मुझे विश्वास है।
इसके बाद मैंने ये किताब निकाली, शब्द चिन्ह, शब्दाक्षर और विभिन्न विभागों से संबंधित रेखाकृतियाँ। इसमें शुरू में सारा शब्द चिन्ह जितने भी मेरी किताब में आ रहे हैं उन सब का संकलन है, और पूरी डिक्शनरी टाइप जमी हुई किताबें अ से लगाकर छत्रज्ञा तक जो भी शब्द आ रहे हैं बहुत ही सिस्टमेटिक आउटलाइन बनी हुई है, और उसका उपयोग करके बच्चे अच्छी गति प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही इस किताब की विशेषता ये है कि इसमें विभिन्न विभागों के शब्दावलियाँ दी हुई है। जैसे कोर्ट में बहुत शब्द चाहते हैं लोग बाग, नहीं मिलते हैं, परेशान होते हैं। इसमें कोर्ट से संबंधित शब्दावली है, शिक्षा से संबंधित, रेलवे से संबंधित, हाँ, और आपके चिकित्सा से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, मतलब ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिससे संबंधित इसमें रेखाकृति नहीं हो। क्योंकि जब बच्चा शॉर्ट हैंड सीखता है तो उसके सामने समस्या ये रहती है कि हम को अच्छी आउटलाइन कैसे मिले। तो इसमें उन अच्छी रेखाकृतियों के साथ साथ एडवांस फ्रेजेस का भी समावेशन किया गया है। अगर आप इसका उपयोग करते हैं और इसके परिष्कृत आशुलिपि के साथ साथ इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छी गति प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद मेरी हिंदी आशुलिपि उच्च गतिवर्धक वाक्यांश भाग 1, ये मैं रिवाइज कर चुका हूँ। रिवाइज जो मेरी पहले वाली किताब थी उसके अंदर आधा भाग मैंने इसमें लिया है और आधा भाग नया संकलित करके इसमें डाला है। इसमें एक से एक बढ़िया आउटलाइन दी हुई है पुस्तक के अंदर, और पुरानी जो मेरी आउटलाइनें थी उसको भी इसमें मैंने डाल रखा है। ये किताब भी जिन बच्चों के हाथ में लगी है उन्होंने इसका पूरा सदुपयोग करा है। अभी रिपोर्टर की एग्ज़ाम जो दिल्ली में हुई थी उसमें इन किताबों का बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा उपयोग करा है, और बच्चों ने इससे प्रैक्टिस करके अपनी रिपोर्टर की परीक्षा भी पास की है। और इन वाक्यांशों को अगर आप उपयोग करते हैं तो आप 100, 120, 150, 160, 70, 80 तक आराम से लिख सकते हैं। कहीं आपको लिखने में तकलीफ नहीं आएगी। क्या अगर आप इसका उपयोग करें तो बहुत ही अच्छी किताब है ये भी, और इसका उपयोग करके आप अपनी गति बढ़ा सकते हैं। इसके बाद मेरी हिंदी आशुलिपि उच्च गतिवर्धक वाक्यांश भाग 2 है। ये पूरी किताब काट अक्षरों पर आधारित है। काट अक्षरों पर आधारित से संबंधित जैसे बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, आपकी आईसीआईसी बैंक, जितने भी बैंक हैं उसको ब से काट के, या जैसे पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं उनका सबका समावेश किया है। और इसके साथ ही इसमें 100 शब्द, 80 शब्द, 120 शब्द, 150 की स्पीड के इसमें डिक्टेशन भी दिए हैं। ये भी किताब बहुत उपयोगी बच्चों के लिए, और इसका प्रयोग बच्चों ने खूब इसका किया है। इसका भी प्रयोग कर सकते हैं आप। इसके बाद मेरी ये किताब भाग 3 है। इस किताब के अंदर आपके चाप लूप्स जितने भी हैं, एसटीआर लूप्स है, स्व आपका एन हो गए, आपका स्वव्रत है, स्व है ना, सन हुक है, और एसटी लूप है। इन सब लूपों का उपयोग करके या बड़े स्व का उपयोग करके उससे इसमें आउटलाइन बनी है। बच्चों ध्यान रहे, इसी किताब की अन्य लेखकों ने नकल करके उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। ये मेरी भाग 3 बहुत ही उपयोगी किताब है, और अब आप देखें कि अगर कोई आदमी इस किताब की नकल करके उपयोग कर रहा है तो ये किताब उनको कितनी उपयोगी लगी होगी। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके नॉलेज में कोई इस तरीके से कोई उपयोग करता हुआ पाए तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और इसमें जो वाक्यांश दिए हैं वो वाक्यांश बेमिसाल वाक्यांश हैं। इन वाक्यांशों का भी आप प्रयोग करके अपनी गति बढ़ा सकते हैं। इसमें भी 80, 100, 120, 150 तक की गति के डिक्टेशन आपको मिलेंगे। किताब ये भी बहुत उपयोगी किताब है। इसके बाद मेरी भाग 4, ये किताब अपने आप में यूनिक इसलिए है कि इसमें एक ही शब्द को मैंने कम से कम 250 तरीके से चलाया है। 250 तरीके से आप बोल नहीं सकते हैं, 250 तरीके से आपको इसमें लिखा हुआ मिलेगा। लिखा हुआ कैसे? जैसे समझो आप आशा,
आशा कर सकते हैं, आशा की जा सकती है, आशा नहीं की जा सकती है, आशा करने के लिए, इस तरीके से 250 शब्द चलाए हैं। अब आप देखें कितना बड़ा मैंने इसके लिए चार्ट बनाया होगा इस आउटलाइन को बनाने के लिए, और 250 शब्द कोई किसी से मेल नहीं खाता है, सब अपने आप में अलग अलग हैं, और ये बिल्कुल फार्मूला टाइप आउटलाइन है। आशा हटा दो, आप ऐसा लिख दो, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हटा दो, शामिल लगा दो, जितनी भी आउटलाइन 200-250 बनेगी वो इसी प्रिंसिपल पे बनेगी। इसके साथ ही इसके बाद अलग अलग आउटलाइन या फ्रेजेस दिए हुए हैं, और इसमें भी डिक्टेशन पैसेज दिए हुए हैं। आगे मेरी पुस्तक भाग 5, ये किताब अपने आप में बहुत ही यूनिक किताब है। ये पूरी पुस्तक द्विगुणीकरण सिद्धांत पर आधारित है, डबलिंग प्रिंसिपल पे। इस किताब में कम से कम नहीं करके 4-5 हज़ार वाक्यांश होंगे, और सारे के सारे डबलिंग प्रिंसिपल पर आधारित हैं। इसमें कैसे रेखा को डबल किया जाता है वो इस किताब के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद हिंदी आइसोलेटेड डिक्टेशन दिए हैं, उन डिक्टेशनों का शॉर्ट हैंड में लिपिबद्ध भी किया है। मतलब आपको अगर किसी बच्चों को आउटलाइन भी देखना हो तो इस किताब के माध्यम से शॉर्ट हैंड की आउटलाइन भी देख सकता है। ये किताब भी अपने आप में बहुत ही यूनिक किताब है, और इस किताब से अगर आप उपयोग करते हैं तो बड़ी बड़ी आउटलाइन को आप छोटा बनाने में सफल होंगे, ये ऐसा मैं समझता हूँ। ये किताब आपके रिपोर्टर की एग्ज़ाम के लिए डबलिंग प्रिंसिपल पर आधारित है, बहुत ही उपयोगी है, और इस किताब को बच्चों ने रिपोर्टर की तैयारी में बहुत मंगाई है और बहुत इसका उपयोग करा है, और बहुत से बच्चे मेरे जो है वो रिपोर्टर में सक्सेस भी हुए हैं। इसके बाद मेरी किताब भाग 6, ये किताब भी अभी कोरोना काल में मैंने 4-5 किताबों का लेखन किया है, और इन किताबों में आप देखेंगे ऐसी सारी आउटलाइन मिलेगी, दुर्लभ आउटलाइन जो आप सोच भी नहीं सकते। जिन बच्चों ने इन किताबों को देखा है सबने बहुत ही अच्छे कमेंट करे हैं, और सभी ने ये उम्मीद जताई है कि सर इन किताबों से हम लोग अब बहुत ही उच्च गति प्राप्त कर सकते हैं। ये किताब भी अपने आप में बहुत ही यूनिक है। इसमें एडवांस फ्रेजेस तो दिए ही दिए हैं, इसके साथ ही आपको डिक्टेशन पैसेज भी मिलेंगे, उनकी आउटलाइन भी मिलेगी। इस किताब में भी कम से कम 5000 रेखाकृतियाँ मतलब एडवांस फ्रेजेस मिलेंगे आपको, और एब्रीवेशंस के साथ भी मिलेंगे। एब्रीवेशन जैसे जीएसटी, अभी जितनी भी मॉडर्न आउटलाइन चल रही है वो सारी मिलेगी। अंग्रेजी बहुल आउटलाइन सारी मिलेगी, एकदम बच्चा लिख नहीं पाता है, हाथ रुक जाता है, इस किताब का उपयोग करने के बाद बच्चे का हाथ भी नहीं रुकेगा और आराम से लिख पाएगा। इसके बाद मेरी किताब भाग 7, ये किताब भी बहुत ही उम्दा किताब है। इस किताब का भी अगर आप उपयोग करते हैं तो आप निश्चित रूप से उच्च गति प्राप्त करने में सफल होंगे। और इन किताबों के खासियत बात ये है कि जो मेरी परिष्कृत आशुलिपि किताब है उसमें जो प्रिंसिपल बताए हैं उन्हीं प्रिंसिपल को मैंने ध्यान में रखते हुए इसके अंदर समावेश किया है। और इसके साथ ही जो भी मैंने नया शोध किया है वो सारा शोध इसमें आपको मिलेगा। नए शोध से मतलब जैसे केंद्र है, केंद्र को हम डबल करते हैं, अब हमको केंद्र पर निकालना है तो उस केंद्र को ही और साइज से साथ थोड़ा बढ़ाएं तो उसको पर निकल जाएगा। अब जैसे सेंटर है, सेंटर को हमने डबल कर दिया, अब सेंटर पर लिखना है तो उसी सेंटर को और थोड़ा अपने साइज से बढ़ाएं तो पर निकल जाएगा। ये एकदम यूनिक इसके अंदर समावेश किया है जो आपको देखने को मिलेगा। या दूसरा स्थिरचाप है, एसटीआर लूप है, और उसके बाद उसी लूप को मैंने और थोड़ा बड़ा करा है, ये तीसरे नंबर का लूप है, इसके अंदर पर पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया है, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें भी डिक्टेशन पैसेज दिए हुए, बहुत ही उच्च क्वालिटी के डिक्टेशन पैसेज हैं, और हिंदी अंग्रेजी बहुत सारे शब्द इसमें समाहित हैं। इसके बाद भाग 8, ये किताब मेरी लेटेस्ट किताब है। इस किताब में भी सभी तरीके की आउटलाइन है, जो बच गई थी वो सारा इसमें समावेश किया गया है। इसके बाद भी ये किताब जो बनी है ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छी किताब है, और बच्चे अगर इसका उपयोग करते हैं तो आपको गति बढ़ाने में कहीं तकलीफ नहीं आएगी। और
मैं इतना दावे से कह सकता हूँ कि आप कोई भी डिक्टेशन लिखें, उस डिक्टेशन को लिखने के बाद आपको उस फ्रेजेस आने वाले उसके अंदर डिक्टेशन में इसमें आउटलाइन ज़रूर मिलेगी। ऐसी मेरी कोई किताब नहीं होगी जिसके अंदर किसी शब्द की आउटलाइन नहीं मिले। अगर कोई बच्चा उलझ गया कि मेरे से भाई ये शब्द नहीं बन रहा है, आप इस किताब में देखेंगे 99% मुझे उम्मीद है कि इस किताब में वो मिलेगी। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी रिपोर्टर के लिए एक क्लास चलाने वाला हूँ, जिसके अंतर्गत किस तरीके से हम रेखाकृति, अभी तक मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ, डायरेक्ट बोर्ड पर कभी आया नहीं। आज मैं बहुत महीनों बाद आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं वाक्यांश बनाता हूँ, किस तरीके से वाक्यांश बनाएं इसको मैं बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप समझें कि वाक्यांश बनते किस तरीके से। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं सब लोगों को खुश तो कर नहीं सकता। हो सकता है कि मेरी भावना से या मेरी रेखाकृतियों से किसी को आपत्ति हो, तो अब आपत्ति हो तो या तो मुझे आत्मसात कर लें या मुझे ठुकरा दे, दो ही बात है। अगर आप आत्मसात करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही मेरे पास में, और अगर आप ठुकराएंगे तो आपको मिलना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप में मन में ये रहेगा कि अरे मेरे को आउटलाइन समझ में नहीं आई। क्योंकि हमारे पास इतनी सारी प्रणालियाँ हैं, उन प्रणालियों में विभिन्नता के कारण बच्चे हिंदी शॉर्ट हैंड में स्पीड नहीं बढ़ा पाते हैं और परेशान होते हैं किस तरह किस किताब से पढ़ें। इसी के विपरीत में अगर कहूँ अंग्रेजी शॉर्ट हैंड में, अंग्रेजी शॉर्ट हैंड में पिटमैन साहब ने जो काम करा है उसी की ब्रांच हम सब हैं। हिंदी में जो भी आया वो सब अंग्रेजी से आया है। तो मैंने अंग्रेजी के साहित्य को बहुत बारीकी से देखा और मेरे मन में हमेशा एक बात की दुख होता था कि हिंदी में इतना बढ़िया साहित्य क्यों नहीं है। आज उसी साहित्य को मैंने डेवलप करने की कोशिश करी है। अब सबकी विचारधारा अलग है, कोई किस तरीके से बनाता है, कोई किस तरीके से बनाता है, सबका अपना अपना व्यू है। क्योंकि आपको पता है कि शॉर्ट हैंड लिखते वक्त एक अगर आपका गंतव्य, मानो आपका घर एक किस सेंटर में है सिटी के और आपको जाने के 4 रास्ते हैं, तो आपको ये चुनना है कि मेरे घर में किस शॉर्टकट से जा सकता हूँ। तो रास्ते तो 4 हैं, चारों दिशाएं अलग अलग हैं, लेकिन आपको विचार ये करना है कि मैं छोटे से छोटे रास्ते से मेरे घर जाऊँ। वो का वही उद्देश्य शॉर्ट हैंड के अंदर है कि आप छोटे से छोटे रास्ते से कैसे जा सकते हैं। अगर आप छोटे से छोटे रास्ते से जाते हैं तो निश्चित रूप से आप स्पीड से लिख पाएंगे। दूसरा, लिखते वक्त ये भी ध्यान रखना है, प्लेसिंग का बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। अगर आप प्लेसिंग का ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत बड़ी गलती होगी। अभी मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, बहुत से लोग आउटलाइन बनाते हैं, तकलीफ भी होती है देखते, ना तो कोई प्लेसिंग का ध्यान है या कहीं कहाँ लिखना है। मैं भी कभी कभी स्पीड से बना देता हूँ आउटलाइन, तो हो सकता है मेरी भी प्लेसिंग पे जगह नहीं होती है। अगर आप किसी शब्द को प्लेसिंग में लिखेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि शब्द को पढ़ने में आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। आप किसी भी शब्द को लिखें, फर्स्ट प्लेस पे 3 स्वर रखें आप, अ आ। सेकंड प्लेस पे ए ओ। थर्ड प्लेस पे उ ई उ। बस ये ध्यान रखेंगे आप, आपको कई तकलीफ नहीं आएगी। जब भी फर्स्ट प्लेस के स्वर आएँ लाइन से ऊपर लिखिए, सेकंड प्लेस के स्वर आएँ उसको 100% लाइन को टच करें, और थर्ड प्लेस के स्वर आएँ जो कटने जैसे उसको काट के लिखें और जो नहीं कटने जैसे हैं उसको लाइन पर लिखें। तो ये एक मैंने आपको बेस बताया हिंदी शॉर्ट हैंड में स्पीड बढ़ाने के लिए। दूसरा, बच्चे लोग बोलते हैं कि साहब हम स्पीड कैसे बढ़ाएं। स्पीड बढ़ाने के लिए मेरा ये निवेदन है, जो बच्चे रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं, जो रेडियो में न्यूज़ आती है 8:45 आती है, 8 बजे आती है, जो भी आती है उसको आप लिखें। पहले तो आप लिख नहीं पाएंगे, आपको लगेगा मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन घबराएं नहीं। उसको कोई बात नहीं, अगर एक बार नहीं लिखा दूसरी बार फिर लिखें, उसको आप टेप कर लें, उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार लिखें। और एक बात ये ध्यान रखें कि उसमें जो फ्रेजेस आ रहे हैं, जो वाक्यांश आ रहे हैं, उन वाक्यांशों को आप बार बार प्रैक्टिस करें और उसको फिर लिखें, देखें कैसे नहीं लिखने में आता है। आप उसी शब्दों को 100 से लिखें, 120 से लिखें, 140 से लिखें, 150 से लिखें। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आप लिख पाएंगे और आपको तकलीफ नहीं आएगी। ये तो हुई बात लिखने की, लेकिन दूसरी इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आपने लिखा उसको टाइम पीरियड में पढ़ना, स्पीड से पढ़ना और उसको अनुवाद करना। अनुवाद करना भी एक कठिन काम है। अनुवाद करते वक्त आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं देनी है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक देंगे तो आप समझ रहे हैं कि मैंने सही लिखा, लेकिन अगर आपको उस शब्द के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप
गलती करेंगे तो शॉर्ट हैंड कोई नहीं देखता है। आपकी जो गलतियाँ होती है उस गलतियों के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है। अगर आप गलतियाँ करेंगे, देखो गलतियाँ किस तरीके की होती है, जैसे है पे बिंदी लगाना है, बच्चों को पता ही नहीं चलता है पे बिंदी कहाँ लगेगी। बहुवचन बनाने के लिए जब है पे बिंदी लगती है, छोटी की बड़ी की पता ही नहीं चलता, छोटी की कहाँ आएगी बड़ी की कहाँ आएगी। मैं वो पता ही नहीं चलता मैं पे बिंदी लगेगी या नहीं लगेगी। नहीं पे हमेशा बिंदी लगेगी, बच्चे लोग नहीं पे बिंदी लगाते ही नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप गलतियाँ देते हैं। इन गलतियों के कारण आप इतनी ज़्यादा इकट्ठे हो जाती है, फिर डिक्टेशन के अंदर शब्द छूट जाते हैं, वो भी गलतियाँ होती हैं। तो इन सब के कारण आपकी एक इतनी बड़ी गलतियों की लिस्ट बन जाती है, आपको तो पता चलता नहीं। और फिर आप कहते हैं कि साहब मेरा पेपर तो अच्छा गया, मेरे को तो फेल कर दिया। ऐसा नहीं होता है। मैं खुद भी शॉर्ट हैंड की कापियाँ जांचता हूँ तो मुझे पता लगता है कि बच्चे जिस तरह की गलतियाँ करते हैं वो उससे अनभिज्ञ होते हैं। जब उनको मैं बताता हूँ कि ये गलती है, जब उनको महसूस होता है कि अरे इस तरह की गलती करते हैं हम, तो ऐसी गलतियों को भी आप अवॉइड करें। जहाँ तक हो जितनी आप गलती अवॉइड करेंगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। और अगर आप गलती देते रहेंगे तो फिर आपको परेशानी रहेगी, आप लिख नहीं पाएंगे। और शॉर्ट हैंड के अंदर क्या होता है, सबसे पहले 5-10 मिनट जो होता है, आप डिक्टेशन लिखते वक्त मन को शांत स्थिति से सीख, मतलब एक पीसफुल स्थिति से उसको डिक्टेशन को एकाग्र चित्त से लिखें। और उसी को एकाग्र चित्त से लिखने के बाद पहले 5 मिनट आप उसको पढ़ने में दें। आप देखते हैं बच्चे लोग शुरू हो जाते हैं एकदम दबा आवाज़ आना शुरू होती है, आपके ऊपर एकदम साइकोलॉजिकल दबाव आता है, और बच्चों ने चालू कर दिया, मैं तो लिख ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा नहीं, आप बिल्कुल 5 मिनट उसको पढ़ने में दीजिए। शॉर्ट हैंड की टाइपिंग की आप स्पीड बिल्कुल सॉलिड रखिए, कम से कम 40-50 की स्पीड रखें। और फिर आप धीरे धीरे पढ़ते जाएँ। पढ़ तो लिए ही आपने एक बार, पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे उसका अनुवाद करते जाएँ और टाइप करते जाएँ। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि जब आप टाइप करेंगे, बाकी टाइपराइटर जिन्होंने एकदम शुरू कर दिया वो सब बंद हो जाएंगे, सिर्फ आप ही का टाइपराइटर चलेगा या आप ही का कंप्यूटर चलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद कई बार जो आजकल परीक्षा लेने का टर्न भी बदल गया। हमारे ज़माने में तो हाथ से लिख के देते थे, उसके बाद टाइपराइटर से लिख के देते थे। अभी जो ये नई विधा आ गई कंप्यूटर से आने के कारण बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। जो जिस कंप्यूटर पे लैपटॉप पे वो काम करते हैं वो उनका हैबिचुअल होता है। परीक्षा हाल में जाते हैं तो आपका जो ले जाते हैं वो तो काम में आता नहीं है, वो जो देते हैं उसका उपयोग करना पड़ता है। उसका उपयोग करने में हमें परेशानी क्या होती है, कभी की नहीं चल रही है, कभी क्या हो जाता है, कभी कुछ लॉक हो जाता है, कभी कई प्रॉब्लम आ जाती है। तो बीच रास्ते में परेशान होकर टाइप नहीं कर पाते हैं। कभी कभी कीबोर्ड भी एकदम घटिया किस्म का आपके हाथ में आ जाता है, की फंस जाती है। कई फैक्टर हैं जिससे आपको परेशानी हो सकती है। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करते हुए बहुत ध्यान से स्थिर भाव मन रख के इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कभी भी आप डिक्टेशन लिखें, डिक्टेशन का कोई फील्ड नहीं, ये आप ध्यान रखें। एक स्टेनोग्राफर ही ऐसा होता है जो ऑलराउंडर होता है। ऑलराउंडर से मतलब उसको किसी भी विभाग से संबंधित शब्द आ सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी सभी तरीके से रखना है। मानो कोड से संबंधित शब्द आ गए तो आपको कोड की लैंग्वेज का ध्यान रखना है। शिक्षा से संबंधित शब्द आ गए तो शिक्षा से संबंधित शब्द का ध्यान रखना है। मेडिकल से संबंधित शब्द आ गए तो मेडिकल से संबंधित ध्यान रखना है। लेकिन ये सब चीज़ें आपको परीक्षा देने से पहले सब तैयारी करना पड़ेगी। इसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल सेफ हो गई। अगर आप कोर्ट में गए तो आपको कोर्ट की लैंग्वेज के शब्द आएंगे, मेडिकल में गए तो मेडिकल के शब्द आएंगे, वाणिज्य में गए तो वाणिज्य के शब्द आएंगे। तो आपका एक फील्ड बन जाएगा कि आपको मेरे को इसी फील्ड में काम करना है। और इसके बाद एक इसका सारा दबाव जो ज़्यादातर देखने में आया है, कोर्ट के बच्चों को ज़्यादा दबाव रहता है। बाकी सरकारी ऑफिसों में जो बच्चे लगते हैं वहाँ इतना ज़्यादा दबाव नहीं रहता है, हल्का फुल्का अधिकारी आपको डिक्टेशन दे देता है। पहली बात तो ये है कि बहुत से अधिकारी डिक्टेशन दे ही नहीं पाते हैं, उनको पीए तो मिल जाते हैं लेकिन डिक्टेशन नहीं दे पाने के कारण वो अपनी बात रख नहीं पाते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको ही उसका ड्राफ्टिंग करना है, आप ही को उसको पुटअप करना है। तो आप इतने परफेक्ट हो जाते हैं लेटर बनाने में, नोटिंग करने में, टिप्पणी लिखने में, तो आप आराम से अपनी बात रख सकते हैं लिख के, और आप अधिकारी को खुश रख सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका ऐसा फील्ड जहाँ आपको काम करना है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि
आप जब भी शॉर्ट हैंड की तैयारी करें, बहुत ही शालीनता के साथ शब्द की शुरुआत करें, सब्जेक्ट की शुरुआत करें, अच्छा साहित्य पढ़ें। और किताबों के बारे में अभी दुनिया भर की किताबें चल रही हैं, तो अब ये मैं नहीं कहता कि आप मेरी किताब को ही फॉलो करें। अब अगर मैं तो उदयपुर में बैठा हूँ, आपने मेरी किताब मंगाई, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको, तो आपको टीचर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे को ऋषि की किताब पढ़ने में आ रही है, तो आप ऋषि से पढ़िए। ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको मेरी किताब से पढ़ना है। अगर आपको टंडन की किताब पढ़ने में आ रही है तो आप टंडन से पढ़िए, लेकिन ये ध्यान रहे कि इसके बाद इसके अंदर एक आपको आगे बढ़ने के लिए विस्तृत साहित्य की ज़रूरत पड़ेगी। विस्तृत साहित्य अगर आपके पास नहीं होगा तो आप एक स्पीड तक तो सीख तो जाएंगे, लेकिन जब आप परीक्षा पास करने जाएंगे तो आपको बहुत ही एडवांस साहित्य की ज़रूरत पड़ेगी। एडवांस साहित्य जिन किताबों में नहीं है वो पिछड़े हुए हैं, परेशान होते हैं। मेरे पास बच्चे बहुत कहते हैं साहब मैंने इस प्रणाली से सीखा, मेरी स्पीड नहीं पढ़ पड़ी, तो फिर वो मेरी किताबों का उपयोग करते हैं। और पर थोड़ी उनको परेशानी होती कि मेरी भावनाओं को समझने में उनको थोड़ी सी टाइम लगता है। उसके बाद समझ जाने के बाद वो समझ जाते हैं। सिर्फ एक बात ध्यान रखें, ज़्यादातर किताबों में ट और ड का फ़र्क है, बाकी क ख ग घ सब में एक जैसे ही हैं। किसी में भी और कोई अवरोध नहीं है, सब में एक जैसे ही है। शब्द चिन्ह में हल्का सा ऊपर नीचे हो सकता है, मेरे शब्द चिन्ह भी सब प्रणालियों से मिलते जुलते हैं, लेकिन जो मैंने एडवांस फ्रेजेस बनाया वो आपको किसी प्रणाली में नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उस किताबों पे काम ही नहीं हुआ है। वो जो पुरानी किताबें हैं वो एक एक किताब पढ़ बना के वो लिख के ख़त्म हो गए सारे के सारे। तो जो भी उन लोगों ने काम करा उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अच्छा काम करा, लोगों ने पसंद भी करा, लोग सीख भी रहे हैं। अब एक जैसे जैन प्रणाली सब प्रणाली से बिल्कुल अलग प्रणाली है। अगर आपके हाथ में किताब आ जाए तो आप समझ भी नहीं सकते कि ये क्या है। मेरे पास जैन प्रणालियों के कई बच्चे आए, उन्होंने मेरी किताब मंगाई। उन्होंने सिर्फ इसलिए मेरी किताब मंगाई कि मेरे जो वाक्यांश है उन वाक्यांशों को कलेक्ट करके और उसको जैन प्रणाली में ढाल दिया। तो आज वो बच्चे इतने सुखी हैं कि बोले साहब ये इतने बढ़िया बढ़िया फ्रेजेस जो आपने दिए हैं उससे हम लोग बड़े बड़े वाक्यांश को आराम से बना सकते हैं। कम से कम वाक्यांश को आपको बनाने में बहुत सहूलियत मिलेगी। एक ही शब्द को आप वाक्यांश को पढ़ते हैं तो उसमें दो फायदे हैं। एक तो पूरा पूरा वाक्य एकदम पढ़ने में आ जाता है, और जो भी मैंने वाक्यांश डेवलप करे हैं उन डेवलप करने में आपको कहीं तकलीफ नहीं आएगी, समझने में तकलीफ कहीं नहीं आएगी। अगर आप उसके बेस को समझने की कोशिश करेंगे। आप ये बात ध्यान रखें कि मेरे जितने भी मैंने फ्रेजेस बनाए हैं मेरी किताबों में मिलेंगे, उनकी दौड़ लंबी है। ऐसा नहीं कि एक ही शब्द पे आके रुक गया हो। पूरे के पूरे जैसे सरकार, अब वो सरकार कितनी सरकार मिलेगी, कम से कम नहीं कि 50 सरकार मिलेगी। भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार, आप सरकार, जो भी सरकारें जितनी भी है, तृणमूल कांग्रेस सरकार, सरकार आपको इतनी मिलेगी जो आप देखने के बाद पता लगेगा कि सारी सरकार का कलेक्शन इसमें मिलेगा। कहा, अब जैसे कहा, अब कहा आप अलग जाके अलग लिखते हैं, आपको अलग लिखने की ज़रूरत नहीं। आपने कहा कि, उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री ने कहा कि, राष्ट्रपति ने कहा कि, ये जितने भी कहा है वो सब आपको कम से कम नहीं करके कहा की भी आउटलाइन नहीं करके मेरी किताबों में 100 तरीके की कहा मिल जाएंगे। आज भी मैं एक किताब पे और काम कर रहा हूँ, वो किताब भी बहुत जल्दी से जल्दी आप लोगों के बीच आएगी। और मेरा प्रयास ये रहता है कि आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया आउटलाइन, खूब पेपर पढ़ता हूँ मैं, और रोज़ एक बच्चों के लिए मैं 10 पेपरों को, 5-7 पेपरों को पढ़ता हूँ। उसके अंदर जो भी मोती मिलते हैं मेरे को, फ्रेजेस मिलते हैं, उसको मैं बच्चों के लिए कलेक्ट करता हूँ और उसी को फिर मैं बाद में किताब में समाहित करूँगा। तो बच्चों, मैंने आपको जो भी बताया, आप स्पीड बढ़ाएं, शॉर्ट हैंड पे ध्यान दें, और इतनी आराम की नौकरी है ये, ऐसी नौकरी आपको कहीं मिलेगी नहीं। मान सम्मान भी खूब है, मान मर्यादा भी खूब है, और एक गरिमामयी पोस्ट है। जब भी आप इसके लिए अप्लाई करें नौकरी के लिए, थोड़ी मेहनत करें, सिर्फ 1 साल भर मेहनत करना है, उसके बाद पूरी ज़िंदगी आराम की नौकरी है। तो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और आपको अगर ये मेरी बात पसंद आई तो मेरे चैनल को भी लाइक करें। मैं ज़्यादातर बोल नहीं पाता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें, क्योंकि मैं जो भी चीज़ देता हूँ बहुत तथ्यात्मक देता हूँ, ऐसी उड़ने वाली कोई बात मैं करता नहीं हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।